तो मेरा आपसे सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अमेरिका आज से कुछ टाइम पहले जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना तो वो वर्ल्ड पावर था, ना उसके पास कोई इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल इकोनॉमी थी कि जो वर्ल्ड लीड कर सके। बट फिर भी इन सारे हिंड्रेंसेस के अगेंस्ट आके वो आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड लीडर कैसे बना? ऐसे क्या रीजंस थे पास्ट में जो आज के टाइम पे उस पे बेस्ट इकोनॉमी है, उस पे बेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उस पे सबसे तगड़ी मैन पावर है पूरी वर्ल्ड की, उससे ज़्यादा इनकम, एवरेज इनकम किसी भी कंट्री की नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई कंट्री आज से 50 साल पहले कुछ भी नहीं थी, जिसे मतलब वो ना तो उस पे कोई इतना गोल्ड था, ना उस पे कोई ऑयल था, ना उस पे कोई एग्रीकल्चर लैंड था, ना तो वहाँ के लोग कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बट फिर भी वो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में लीड कर रही है। उसके अगेंस्ट में खड़े होने वाला आज के टाइम पे एक चाइना को छोड़ के और कोई कंट्री बचा ही नहीं है। एक रशिया था, रशिया को भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसे क्या रीजंस है कि वो सिर्फ इन 40 से 50 सालों में ही एक एक ब्रिटिश कॉलोनी से डायरेक्ट वर्ल्ड पावर बन चुका है? तो बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अमेरिका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है उसकी ज्योग्राफी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ज्योग्राफी है वो पूरे देश की इकोनॉमी को बदल सकती है, और अमेरिका के केस में ये बिल्कुल सही है। जैसे आप एग्जांपल लो, एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई ज्योग्राफी नहीं है जो वो कोई स्पेशल चीज उगा सके, कुछ बना सके, या तो वो किसी देश से बच सके। बट ऑन द अदर हैंड एक सिंगापुर कंट्री है, उसकी लोकेशन ही ऐसी है कि अगर कोई भी शिप वहां से जाएगी तो उसको उस कंट्री में रुक के रीफ्यूल कराना ही पड़ेगा। इससे सिर्फ इस एक शिप रीफ्यूलिंग, और वहां जो शिप्स आके रुकती हैं वो सिर्फ एक नेवी बेसिस पे इतनी तगड़ी इकोनॉमी बन चुकी है कि वहां पे आज के टाइम पे लैंड नहीं बचा, तो वहां पे लोगों ने फैक्ट्रीज शिप्स में बनानी शुरू कर दी है। मतलब वहां शिप है, शिप के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्रीज में सारे काम हो रहे हैं। वो इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुके हैं। और ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान जैसी कंट्री ले लो, इंडिया जैसी कंट्री ले लो, हमारे यहाँ पे इतना अबंडेंट लैंड है, फिर भी यहाँ तो प्रोडक्शन, यहाँ पे फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक नॉर्मल और एक स्लो पेस में हो रही है एज कंपेयर टू सिंगापुर, एज कंपेयर टू चाइना। आप इन कंट्रीज से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। अमेरिका को एक और बड़ा फायदा ये है कि उसकी एक तो जियोग्राफी बहुत अच्छी है, और एक वो मिनरल रिच कंट्री है। उसके हर एरिया में कुछ ना कुछ है। अमेरिका में पेट्रोल से लेके व्हीट तक, मतलब A to Z चीजें जो जीने के लिए चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में सब कुछ उग जाता है। वो अलग बात है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे सब कुछ है जो आपको जीने के लिए चाहिए, बट इकोनॉमी इकोनॉमी एक ऐसी चीज आ जाती है जहां पे इंडिया एक बैक फुट पे आ जाता है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कंट्रीज अमेरिका से इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रिच है, और इंडिया सिर्फ इस एक छोटे से फैक्टर, छोटा तो नहीं, एक एक बहुत बड़े फैक्टर की वजह से हर बार एक बैक फुट पे आ जाता है, और हम कई बड़े डिसीजंस में इंडिया को पीछे रखा जाता है। बट आज के टाइम पे ये चीज भी हमें नहीं फेस करनी पड़ रही। और आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को देखोगे ना, अमेरिका कोई भी रूल निकालता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज में, तो वो सारे उसके फेवर में होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज से कुछ टाइम पहले अमेरिका ने एक नहीं, अमेरिका ने नहीं, यूएन ने एक लॉ निकाला था कि कोई भी कंट्री मोर देन 300 किलोमीटर से रेंज के ज्यादा मिसाइल्स नहीं रख सकती। अब आप एक एग्जांपल लो, अमेरिका के 300 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ दो तीन कंट्रीज है, मैक्सिको, कनाडा और डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ठीक है, और कोई कंट्री है ही नहीं। मतलब अगर आपको अमेरिका पे अटैक करना है तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 हजार किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल चाहिए, और यूएन ने उसको बैन कर रखा है। मतलब जो कंट्रीज उसको फॉलो नहीं करेंगी उस पर सैंक्शन लगेंगी। और ये मतलब अगर आप किसी भी चीज में अमेरिका की बात फॉलो नहीं कर रहे तो यूएन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आप पे सैंक्शंस लगाएंगी, आप पे एक्स्ट्रा जीएसटी तो नहीं, आप पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, मतलब बड़ी सारी चीजें होती हैं जो आप पे एक्स्ट्रा लगेंगी, और आपकी इकोनॉमी एक एक बैकफुट पे आ जाएगी, और इसका आपको लॉस होगा। और अमेरिका सबसे बड़ी गेम पता है कहाँ खेलता है? अमेरिका को पता है कि आज से फ्यूचर में सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे जो कॉस्टली चीज़ है वो है यूरेनियम, कोयला, पेट्रोल। ये तो एक बहुत, मतलब इतना जलाओ तो आपकी स्कूटी 2, 10, 20, 30 किलोमीटर चल जाती है। एक 10 ग्राम का यूरेनियम का पीस आपकी स्कूटी को 15 साल तक चला सकता है। मतलब इतना ज़्यादा उसमें एनर्जी कंजम्पशन होती है, उसका एनर्जी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा होता है।
अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री यूरेनियम स्टोर करके नहीं रख सकती, ना तो यूरेनियम की खुदाई कर सकती है। और इंडिया इसमें नहीं आता क्योंकि इंडिया अपने झारखंड से यूरेनियम निकालता है, तो वो भी अमेरिका के सैंक्शंस पे कई जगह लागू हो जाता है। फिर आप एक इस एंगल से भी देखो कि इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है और ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका है उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 30 करोड़ के आसपास है। अगर इंडिया में आज के टाइम पे जो कुछ भी है, जितनी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पे पैसा है, वो उतना ही रहे और पॉपुलेशन 150 करोड़ से गिर के 30 करोड़ पे आ जाए और लैंड भी उतना रहे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो इतनी दिक्कतें हैं हमारे पे, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पे, ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये रहेगी? नहीं ना। अमेरिका पे पैसा भी बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड इंडिया पे ना तो पैसा बहुत ज़्यादा है बट पॉपुलेशन बहुत हद से ज़्यादा है। और इंडिया ना हाथी बन चुका है, और हाथी की दिक्कत क्या है, वो खाता बहुत ज़्यादा है और हमें हाथी को जिंदा रखने के लिए उसके खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर अपर लेवल से सरकार 1 लाख करोड़ निकाल ले ना, तो जो फार्मर्स है उसके पास हद मार के 500-600 रुपए ईच आएगा। तो मतलब इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, और ये इंडिया को एक बहुत ज़्यादा, इंडियन फार्मर्स को, ये जो इंडिया की पॉवर्टी लाइन है इसको एक बहुत बड़े पुअर और बैक हेड पे ले आती है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड आप अमेरिका में जाके देखो, वहां पे अगर एक और केस लेते हैं, मान लो एक तरफ अमेरिका एक तरफ इंडिया, आप सोच सकते हो कि इंडिया में कोई बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी प्राइम मिनिस्टर बन जाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियंस की ना एक सोच है कि अमीर आदमी ना कभी देश अच्छे से चला नहीं सकता क्योंकि वो गरीबों की प्रॉब्लम नहीं सोचेगा। बट अमेरिका जैसी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें पता है कि हम अपनी कंट्री चाहे किसी अमीर के हाथ में दे चाहे गरीब के हाथ में दे, काम सही से होना चाहिए। वो फर्क नहीं पड़ता कि बंदा अमीर है या गरीब है, बंदे ने क्या उसका मैरिड स्टेटस है या क्या वो पढ़ा लिखा है, मैरिड है अनमैरिड है, वहाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बट इंडिया में आके ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ ये क्या रीज़न है कि अमेरिका इतना ज़्यादा रिच है, कि वो सारे वर्ल्ड लीडर्स और सब कुछ वहाँ जाके क्यों रह रहे हैं? मतलब वो इतनी बढ़िया कंट्री क्यों बन चुकी है कि वहाँ पे, मतलब अगर कोई आदमी पे अमेरिका की सिटीजनशिप है तो वो बहुत, मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सन देखा जाता है सोसाइटी में। इसका मेन रीजन पता है क्या है? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इतने बड़े बिलियनियर्स बिजनेसमैन के इतने बड़े बड़े लॉसेस हुए, कईयों के प्रॉफिट भी हुए, कईयों के लॉसेस हुए। तो जब एक टाइम आया कि बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स को, बिजनेस टाइकून्स को अपने पैसे कहाँ रखने हैं, तो सब ने अमेरिका को चुना। बड़े बड़े जो हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज के एजुकेटेड पीपल थे, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, वो कहाँ जाके रहना चाह रहे थे उस टाइम पे? कि अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो एक तो उस टाइम वॉर जीत चुका था, वो सेफ कंट्री मानना जा रहा था। और ऑन द अदर हैंड आप वहीं जाओगे ना जहाँ पे दुनिया पैसा आ रही है, मतलब जो कंट्री जीत रही है, उस पर तो नहीं जाना चाहोगे जर्मनी जैसी कंट्री में जहाँ भी हिटलर को मारा है उन्होंने, जहाँ पे ज्यूज को इतना हेट करते हैं। एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट, एक, मतलब नहीं, वहाँ पे ये होती तो कैपिटलिज्म है, बट एक फ्री कंट्री में जाना पसंद करेंगे। तो हुआ क्या, अमेरिका जब फ्री हुआ ना, उसने सारी दुनिया के रिच जो टॉप लेवल प्लेयर्स थे ना, चाहे वो साइंस फील्ड में हो चाहे वो कॉमर्स फील्ड में हो, उसने उन सबको अट्रैक्ट करा, उनको इनवाइट करा। और एक मतलब आप अमेरिका जाओ ना, वहाँ पे जो लोकल पीपल है ना वो तो बहुत कम है। वहाँ पे हर 4 में से एक आदमी बाहर का आया हुआ है, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से। मतलब वहाँ के एक मैं गलत नहीं होता हूँ, न्यूयॉर्क के, हाँ न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं गलत नहीं होता, न्यूयॉर्क के मेयर हैं। उन्होंने एक लाइन कही थी कि न्यूयॉर्क इज द सिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स, रन बाय इमिग्रेंट्स। मतलब उन्होंने एक लाइन कही थी कि न्यूयॉर्क इज द सिटी वेयर ऑल द इमिग्रेंट्स लिव, वेयर ऑल द इमिग्रेंट्स वर्क, एंड विच इज ऑल्सो रूल बाय एन इमिग्रेंट। मतलब वहां के मेयर भी एक इमिग्रेंट थे। और वहीं ऑन द अदर हैंड आप इंडिया में आ जाओ, इंडिया में यूपी का आदमी हरियाणा में बाहरी हो जाता है, मतलब उसको वहां वोटिंग राइट्स नहीं है, उसको बड़े सारे राइट्स नहीं मिलते। और यही चीज़ अमेरिका साइड कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में आके नहीं है। मतलब वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है। आप अपनी कंट्री में किसी भी स्टेट में जाओ, क्या मैटर करता है, आप अपना काम करने आए हो। बट वही चीज़ इंडिया में आके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स बड़ी ख़राब है। यहाँ पे आप वोट चोरी कर सकते हो, मतलब बड़ी सारी इलीगल प्रैक्टिसेस हैं जो इस चीज़ के साथ आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलती हैं।